हे दिस इज़ द थर्ड वीडियो, ये हमारी थर्ड वीडियो है। और अभी तक हम लोग दो क्लासेस में कौन से कवर कर चुके हैं टॉपिक्स। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड पिगमेंट्स। 4 टाइप के पिगमेंट्स पढ़े हमने, उनका क्या यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जेड स्कीम। ओके, तो अब हम फोटोलाइजर्स ऑफ वाटर और वाटर स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, बट उससे पहले कुछ चीज़ें रिमेंबर करने की ज़रूरत है जो कि MCQs में पूछी जा चुकी हैं पहले। तो लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, O2 फॉर्मेशन एंड द एनर्जी फॉर्मेशन जो होता है वो होता है इनसाइड द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ये हम पढ़ चुके हैं पहले। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन कौन सी होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। और अगर नहीं आया समझ, या जो नई न्यू वाली हैं सब्सक्राइबर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियोस, वो पहले सेकंड और फर्स्ट को अच्छी तरह से वीडियोस को देख लें, तभी समझ में आएगा टॉपिक। तो अब है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की तरफ करते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बेसिकली कुछ भी नहीं है, फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स, नाम से ही सजेस्ट है कि फोटो मीन्स सनलाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी है उसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग जो बेसिकली कुछ भी नहीं है। जब वाटर ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से जो हमें H+ प्रोटॉन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और जो इलेक्ट्रॉन मिलता है क्लोरोप्लास्ट में से, उसी को हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो वही हो गया। सेकेंड पॉइंट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द PS2। जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, जब वाटर स्प्लिट होता है, कैसे होता है? ये है फोटो सिस्टम 2 की वजह से। जब फोटोलाइसिस नाम से सजेस्ट हो रहा है कि लाइट एनर्जी स्ट्राइक होगी, तो लाइट एनर्जी पानी पे स्ट्राइक नहीं हो सकती ना, तो किस तरह से होगी? फोटो सिस्टम 2 पे P680 के ऊपर जब लाइट एनर्जी स्ट्राइक होती है तो वो एक उसमें एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड बनने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब बनता है तो क्या करता है, जहाँ पे भी उसको H2O मिलता है ना, वाटर मिलता है, तो उसके जो बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। जैसे कि यहाँ पे कि H+ में कन्वर्ट हो गया, फिर ऑक्सीजन में हो गया, और फिर इलेक्ट्रॉन में हो गया। अब यहाँ पे ये हो गया, हमें क्या क्या मिल गया? एक प्रोटॉन मिल गया, एक ऑक्सीजन मिल गई, और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। इलेक्ट्रॉन तो हमारा यूज़ हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, O2 फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस में। अब H+ प्रोटॉन का क्या काम है, वो हम प्रोटॉन का भी आगे पढ़ेंगे। तो अब थर्ड है ऑक्सीजन इवॉल्विंग रिलीजिंग कॉम्प्लेक्स इज अटैच्ड टू द इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये एक इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट था। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग और रिलीजिंग कॉम्प्लेक्स, जो सिस्टम ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, इवॉल्व करता है, वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होता है। द प्रोटॉन्स आर यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग NADPA to NADPH थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जो प्रोटॉन जो यहाँ पे बचे हमें जो मिले उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में वो यूज़ होते हैं। वो किस में यूज़ होते हैं? NADP फॉर्मेशन में, NADPH फॉर्मेशन में, एनर्जी फॉर्मेशन में। और जो प्रोटॉन्स जो मिलते हैं हमें वो भी इनसाइड दी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन सिचुएटेड होते हैं। द फिफ्थ इज इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लिबरेटेड आर यूज्ड बाय PS2। जो इलेक्ट्रॉन्स जो यूज़ हुए हैं वो PS2, फोटो सिस्टम 2, वही वाली चेन आ गई जेड स्कीम वाली। फोटो सिस्टम 2 के पास जाएगा, फिर उसको जब लाइट एनर्जी मिलेगी तो स्ट्राइक करके फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, फिर वहाँ से फोटो सिस्टम 1 के पास जाएगा। फोटो सिस्टम 1 के पास जाने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, और फिर हमारा NADPH फॉर्मेशन होता है। सेम एज द जेड स्कीम फॉलो यहाँ पे की गई है। ओके, let's move to the next topic, that is phosphorylation. सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन है एक्चुअली। फोटोफॉस्फोराइलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ कि जब हम जो ATP फॉर्मेशन, ATP सिंथेसाइज किस तरह से होता है उसका है पूरा। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। पहले फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ लेते हैं। It is simply synthesis of ATP from ADP and inorganic substrate in the presence of light. फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ATP फॉर्मेशन जो होती है फ्रॉम द ADP एंड inorganic substrates जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? इन दी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। उससे हमें जो है ATP मिलता है, उसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब जो ATP फॉर्मेशन में
प्रोटॉन्स कैसे यूज़ होते हैं, हाउ प्रोटॉन्स आर यूज, जो प्रोटॉन्स बच जाते हैं वो एटीपी फॉर्मेशन में किस तरह से यूज़ होते हैं, वो है पहला है कि द प्रोटॉन्स फॉर्म ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एक्यूमुलेट इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन द प्रोटॉन ग्रेडियंट। जो प्रोटॉन्स जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान बच जाते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में भी ल्यूमन में, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब एक जगह हायर कंसंट्रेशन होगी, एक जगह लो कंसंट्रेशन होगी, वो होता है हमारा ग्रेडियंट। ओके, द सेकेंड इज द एनर्जी रिलीज बाय द प्रोटॉन्स when they diffuse across the thylakoid membrane into the stroma is used for ATP formation। अब एनर्जी जो रिलीज होती है प्रोटॉन्स के द्वारा, वो जब वो डिफ्यूज़ होते हैं अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, मतलब कि थाइलाकॉइड के जो मतलब आउटर साइड, मतलब स्ट्रोमा, मतलब सॉरी ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जब वो जाते हैं एटीपी फॉर्मेशन, तब मतलब जब वो ल्यूमन से स्ट्रोमा की तरफ जाते हैं तो वो जब एनर्जी जब लिबरेटेड होती है तब वो यूज़ होते हैं एटीपी फॉर्मेशन के लिए। ओके, ये यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आगे थर्ड टॉपिक में कवर होगा कीमियोस्मोटिक और कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, तो इसको अभी इतना ही समझना जितनी दी गई है इंफॉर्मेशन, सिर्फ उसी पे ध्यान देना। अब द सेकेंड टॉपिक इज़, दो तरह के हमने अभी देखा कि फोटोफॉस्फोराइलेशन होते हैं, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बेसिकली होता है मेम्ब्रेन में और लेमेला ऑफ ग्राना में। पॉइंट दैट शुड बी रिमेंबर्ड, द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है मेम्ब्रेन में और लेमेला ऑफ ग्राना में, ठीक है। इसमें पूरी जेड स्कीम होगी तो कुछ भी नया नहीं है, बट सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के नाम नए हैं, तो इसमें बहुत ध्यान से इसको समझना। फर्स्ट है, इट अकर्स व्हेन टू फोटोसिस्टम PS1 एंड PS2 वर्क इन सीरीज। ये तब होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन जब दोनों फोटो सिस्टम्स PS1 और PS2 इकट्ठे काम करते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज पिक्ड अप बाय द PS2 और P680, द सेम इलेक्ट्रॉन दैट गेट एब्जॉर्ब्ड और एक्सपेल्ड आउट व्हेन द फोटोसेंटर ऑफ PS2 गेट और एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। सेम चीज़ आ गई कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान जब रिलीज होते हैं वही यूज़ कर लिए जाते हैं P680 के द्वारा, जब फिर जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। उसके बाद फिर वो फोटो सेंटर, फिर जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसको लेता है और फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद PS1 के पास सेम थिंग है। थर्ड है, इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड आउट थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास्ड आउट होते हैं थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के नाम दिए हुए 4, पहला है फियोफाइटिन, PQ इज प्लास्टोक्विनॉन, ठीक है, ये एक कैरियर का नाम है। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसायानिन, ये 4 सीरीज़ में होते हैं। पहले फियोफाइटिन के पास होता है इलेक्ट्रॉन, फिर PQ के पास होता है, फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास होता है, फिर प्लास्टोसायानिन के पास होता है, उसके बाद जाता है PS1 के पास, ठीक है। अब है फोर्थ, व्हेन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच हैव साइटोक्रोम्स, ओके, the electron loses the energy for the synthesis of ATP, then the electron handed to PS1 by प्लास्टोसायानिन। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जब साइटोक्रोम्स होते हैं तो वहाँ तक 4 मतलब 3 ऑलमोस्ट 3-4 कैरियर्स का होने के बाद आते आते जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जो एनर्जी है वो लूज़ कर देता है, जो कि ATP फॉर्मेशन में यूज़ होनी होती है। तो फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हैंडेड ओवर कर दिया जाता है PS1 फोटो सिस्टम 1 को बाय दी प्लास्टोसायानिन। ये भाई तू संभाल, हम जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो यहाँ तक लूज़ हो चुकी है, अब इसको एनर्जी तेरा देने का काम है। और वो NADP, अब फिर क्या होता है कि ATP फॉर्मेशन में तो वो यूज़ होता नहीं है, फिर कहाँ होता है NADPH फॉर्मेशन में। तो फिफ्थ पॉइंट वही है कि देन when PS1 absorbs light energy, those electron then passes through special chlorophyll X, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FES वो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, पेरोडॉक्सिन वो भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है टू रीच NADP+। अब क्या होता है, जो PS1 ने एब्जॉर्ब की लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है वो अपने, उसके बाद फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास जाके फिर वो NADP+ तक पहुँच जाता है। फिर NADP+ जो है वो रिएक्ट होता है प्रोटॉन से, H+ प्रोटॉन यूज़ करता है, उस प्रोटॉन यूज़ होता है इसमें। फिर NADP रिडक्टेज एंजाइम जो है वो यूज़ होता है, जिसकी हेल्प से NADPH फॉर्मेशन बन जाता है,
ठीक है, ये था हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसका एक डायग्राम भी है जिससे बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हियर यू गो, दैट इज, ये जो पहला दिख रहा है ये जो 6CO2 + 12H2O वाला ये जो है ना, जो हमने पहले पढ़ा था, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें, वाटर मिलता है और O2 मिलता है। पहला रिएक्शन ये होता है जिसकी वजह से हमें वाटर मिला। अब वाटर का क्या हुआ, फोटोलाइसिस हुआ। फोटोलाइसिस के बाद हमें ये मिल गया, ठीक है, ये प्रोटॉन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हुआ, ये गया भाई P680 के पास, जो कि हमारा फोटो सिस्टम 2 है। फिर सन ने क्या किया, जब लाइट अपनी एनर्जी दी, फोटोन स्ट्राइक किया इस पर, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है पास हो गए, निकल गए फियोफाइटिन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फिर इलेक्ट्रॉन गया PQ के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास, ये हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फिर यहाँ से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास। फिर यहाँ तक आते आते इनकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज़ हो गई। फिर वो किसी तरह पहुँचा P700 के पास, PS1 के पास। वहाँ तक पहुँचने के बाद फिर जब लाइट एनर्जी पड़ी P700 के पास, तो उसने भी इलेक्ट्रॉन आगे पास करना शुरू कर दिया। क्लोरोफिल X को पहले पास किया, फिर FeS को, फिर फेरेडॉक्सिन को, फिर वहाँ से लास्टली पहुँचा NADP+ के पास। भाई अब इसको तो कोई काम है नहीं, तो इसने क्या किया, जो यहाँ पे चलाकी क्या दिखाई, जो इसके पास H+ कैरियर यहाँ बचा था ना, इसको एक यूज़ करके यहाँ से, इसके पास NADPH रिडक्टेज एंजाइम तो था, तो इसने बोला मैं अपना एक NADPH एनर्जी क्यों ना डालूँ। फिर इसने NADPH फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो बनता है वो हमेशा बनता है किसमें, NADPH फॉर्मेशन में, ये ध्यान रखना है। ओके, अब है हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये जो है ये स्ट्रोमा लैमेले के अंदर होता है। स्ट्रोमा लैमेले पता है, अगर नहीं पता तो एक बार प्लीज़ रेफर कर लीजिए। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होगा स्ट्रोमा लैमेले के अंदर होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही फंक्शन होता है, फोटोसिस्टम 2 नहीं होता, ठीक है। तो फोटोसिस्टम सेकेंड है, इट अकर्स अंडर द कंडीशन ऑफ लो लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है, दैट मीन्स की जो वेवलेंथ होगी 680 से ज़्यादा होगी, तब होगा। क्यों 680 से मतलब लॉन्गर होगी, तब क्यों हुआ, लो लाइट इंटेंसिटी है। इसमें ये है कि जो नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁻⁻ में होता है। दैट इज़ वाई कि जो 680 से बड़ी लेंथ होगी वो लो लाइट में गिनी जाएगी। अब डायग्राम में शो हो रहा है जैसे कि यहाँ से लाइट एनर्जी पास हुई P700 के पास, PS1 के पास, यहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया, प्लास्टोक्विनोन को। फिर वहाँ से पूछा साइटो BF कॉम्प्लेक्स के पास, ठीक है। अब यहाँ पे ADP से ATP फॉर्मेशन बनता है, लेकिन इसमें पूरा दिखाया नहीं गया NCERT में, ये इसमें समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली यही है कि ये जो ATP फॉर्मेशन है ये हमें आगे मिलेगा केमियोसिंथेटिक में, वहाँ पे अच्छी तरह समझाया गया है, तो इसको मत करना। बस अभी यही ध्यान में रखना है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 फंक्शनल होता है, दैट इज़ मेन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और स्ट्रोमा लैमेले के अंदर होता है, और फिर उसके बाद फिर ये साइटो BF कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन को पास करता है, फिर इलेक्ट्रॉन आगे पास हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि PS2 यूज़ क्यों नहीं होता, ओनली PS1 ही फंक्शनल क्यों है। तो द थिंग इज स्ट्रोमा लैमेले के अंदर सिर्फ PS1 होता है और NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम और PS2 दोनों ही स्ट्रोमा लैमेले के अंदर नहीं होते। दैट इज़ वाई PS1 ही फंक्शन होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, जो कि होता है स्ट्रोमा लैमेले में, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज कीमियोऑस्मोसिस हाइपोथेसिस। ओके, अब ये जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है मोस्ट। ATP फॉर्मेशन यहाँ पता चलेगा कि किस तरह से होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस नाम सजेस्ट कर रहा है। केमिस्ट्री मतलब केमिकल सिस्टम होगा यहाँ पे। ऑस्मोटिक ऑस्मोसिस से लिया गया है, ठीक है, मतलब डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड फ्यूजन दोनों होने वाले हैं। तो फर्स्ट है ATP सिंथेसिस। पहला कि ATP सिंथेसिस इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है, वही हमारा केमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का मेन है कि ATP फॉर्मेशन होगा इसमें। फर्स्ट है ATP सिंथेसिस लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो ATP सिंथेसिस है वो लिंक किससे है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। जितने ज़्यादा प्रोटॉन उतना ज़्यादा ATP फॉर्मेशन, एक तरह से ये समझ लो। अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ओके,
अब प्रोटॉन एक्यूमुलेशन जो होता है वो कहाँ होता है, टुवार्ड्स द ल्यूमन, दैट इज़ इनसाइड द मेम्ब्रेन। प्रोटॉन एक्यूमुलेशन ध्यान में रखना है टुवार्ड्स द ल्यूमन होता है, दैट इज़ इनसाइड द मेम्ब्रेन, और जो स्ट्रोमा होता है वो ल्यूमन, दैट इज़ ल्यूमन के बाहर। ये ध्यान में रखना, दो चीज़ें, प्रोटॉन एक्यूमुलेशन टुवार्ड्स द ल्यूमन, और जो ल्यूमन जो है वो अंदर का पार्ट है, और जो बाकी ल्यूमन के बाहर हो गया हमारा स्ट्रोमा। ओके, थर्ड इज मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से ध्यान से समझना टॉपिक को, नहीं समझ में आया तो दोबारा समझना, या फिर यू कैन कमेंट ऑन इट अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो फर्स्ट पे मूव करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब भी होता है, तो क्या होता है, इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होता है, हमने ये पढ़ चुके हैं। Hence, the protons that or H plus produced by photolysis of water accumulate within the lumen of the thylakoid. जैसे ही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है तो उससे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो भी कहाँ पे जमा हो जाते हैं, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जमा हो जाते हैं ल्यूमन पार्ट पे। अब सेकेंड पार्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो फोटो सिस्टम के थ्रू मूव करता है, थ्रू द फोटो सिस्टम मूव करता है, और जो प्रोटॉन्स मूव करते हैं वो दी अक्रॉस दी मेम्ब्रेन मूव करते हैं। वो फोटो सिस्टम में मूव नहीं करते, मेम्ब्रेन में करते हैं, दैट इज़ ल्यूमन में या फिर स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा हो गई आउटर मेम्ब्रेन, जो ल्यूमन हो गया वो इनर साइड। ओके, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये होता क्यों है, पहला है कि इसमें नहीं समझ में आएगा, एक मिनट, एनसीईआरटी में पेज नंबर डायग्राम फिगर 13.7 पेज 214 एनसीईआरटी। ओके, ये जो है इसको हम लोग इससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो हो गया हमारा ल्यूमन, ये हो गया हमारा स्ट्रोमा, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन दिखाई हुई है हमें, ठीक है। अब क्या होता है कि साथ में ये हम अपने नोट्स रख लेते हैं, ये कि जो इसमें प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, कहते हैं बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एट आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन्स नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन H+ कैरियर, हेंस इट रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। इसमें यही है कि जो फोटो सिस्टम 2 के पास जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है, उसको कैरियर को देने होते हैं एक्सेप्ट प्राइमरी एक्सेप्टर को, तो वो बाहर की तरफ होता है, उसको जो मिलता है सबसे पहले, जैसे कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसने क्या किया, आगे पास करना है, उसको लेके जाना है, H कैरियर को अंदर लेके जाना है, इलेक्ट्रॉन को आगे पास करना है। तो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो H कैरियर को गलती से पास कर देता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, H कैरियर, इसके पास H तो है अपना, साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी आ गया। फिर वो क्या करता है, जब वो अंदर की तरफ यहाँ पे जब मूव करना शुरू करता है फोटो सिस्टम के दौरान, तो वो अपना H+ तो है अंदर ल्यूमन में ले आता है, और इलेक्ट्रॉन को अक्रॉस दी मेम्ब्रेन, मतलब सॉरी अक्रॉस दी फोटो सिस्टम ही मूव करवाता है। ओके, अब नेक्स्ट है कि सी पार्ट, व्हेन द मॉलिक्यूल H+ कैरियर प्लस इलेक्ट्रॉन कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जब मॉलिक्यूल जो है, जो H+ कैरियर प्लस इलेक्ट्रॉन वाला था, जब वो कॉन्टैक्ट में आता है इलेक्ट्रॉन कैरियर के, जो कि इनर साइड है मेम्ब्रेन के, वहाँ पे क्या करता है, जो वो प्रोटॉन है वहाँ पे रिलीज कर देता है ल्यूमन के अंदर, और खुद बाहर चला जाता है। वही चीज़ आ गई, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होता है वो ल्यूमन के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बाहर होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रॉन कैरियर यहाँ पे जो था ये हमारा एक्सेप्टर था, इलेक्ट्रॉन कैरियर बल्कि अंदर है, यहाँ पे मैं भूल गई, यहाँ पे लिखना, एक मिनट लिख देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो बाहर, वो अंदर की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बाहर है। कैरीज तो यही करेगा ना, ये नहीं करेगा, ये क्या करता है, एक्सेप्टर के पास भेजना होता है, तो ये क्या करता है, इसको H+ कैरियर के पास भेज देता है, फिर वो क्या करता है, वो अंदर ले जाता है और H+ को ल्यूमन में रख देता है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट है डी पार्ट, NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होता है वो आउटर साइड पे होता है, मतलब स्ट्रोमा साइड पे, ये हमारी स्ट्रोमा साइड है, यहाँ पे होता है हमारा NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो एज प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर, मतलब क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो नेसेसरी है NADP+ रिडक्शन के लिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था अभी,
तो जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो आउटर साइड में जितने हैं वो क्या करते हैं, वो NADP रिडक्शन में तो यूज़ हो जाते हैं। इससे क्या होता है, NADP जो बाहर की तरफ जितने H+ हैं वो NADP रिडक्शन में यूज़ हो गए, जो कि बाहर स्ट्रोमा साइड पे है। और इससे क्या होता है कि रिज़ल्ट क्या होता है कि जो स्ट्रोमा साइड पे जितनी भी H+ जो प्रोटॉन्स हैं हमारे, वो स्ट्रोमा साइड पे डिक्रीज़ हो जाते हैं और ल्यूमन में इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। ये है हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट कि ल्यूमन में हायर कंसनट्रेशन है और स्ट्रोमा में लोअर कंसनट्रेशन है। ये सी चीज़ समझ में आ गई। अब द नेक्स्ट पार्ट, ये समझने की ज़रूरत है। ओके, अब कि प्रोटॉन ग्रेडियंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। प्रोटॉन ग्रेडियंट बेसिकली इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एनर्जी रिलीज़ हो, जिसकी वजह से हम आगे अपना ATP फॉर्मेशन में आगे बढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि अभी तक ATP फॉर्मेशन कहा जा रहा है कि अभी नॉन साइक्लिक में होगा, साइक्लिक में होगा, लेकिन किसी में भी अभी तक हुआ नहीं। अब मेन जो है केमियोस्मोटिक प्यास। ठीक है, तो अब फर्स्ट है व्हाट इज़ ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट। अब ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट कैसे है, क्यों होता है, वो इसमें है कि फर्स्ट है इट इज़ सिंपली मूवमेंट ऑफ H+ टू द स्ट्रोमा फ्रॉम द ल्यूमन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट कब होगा, जब पहले ल्यूमन में हायर कंसनट्रेशन था, वो कैसे टूटता है कि जो H+ जो है वो ल्यूमन से निकल के बाहर स्ट्रोमा में मूव करना शुरू कर देते हैं। ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, बी पार्ट है द ग्रेडियंट ब्रोक डाउन थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स। ग्रेडियंट इसलिए टूटते हैं क्योंकि जब जितने भी H+ है वो क्या स्ट्रोमा की तरफ जा रहे हैं थ्रू F0 पार्ट ऑफ दी F0 पार्ट ऑफ दी ATPase। अब ATPase एक एंजाइम है जो ATP फॉर्मेशन में यूज़ होता है। उसके दो पार्ट्स हैं, एक है F0, एक है F1। जो F0 है वो इनसाइड दी मेम्ब्रेन होता है और जो F1 है वो वो स्ट्रोमा साइड पे होता है। ठीक है, सी पार्ट वही है कि जो F1 है ATPase का पार्ट वो स्ट्रोमा साइड पे होता है, जैसे कि इसमें दिखाया हुआ है। ये F0 पार्ट अंदर की तरफ है, ये F1 बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अब है डी पार्ट, व्हेन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन। जब ग्रेडियंट टूट जाता है तो इट गिव्स दी F1 इनफ एनर्जी टू सिंथेसाइज दी सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो वो F1 को क्या करता है, F1 जो हमने अभी देखा, F1 को इतनी एनर्जी दे देता है कि वो बाकी ATP मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, अब है कि फोर्थ है कि फिफ्थ पॉइंट है हमारा केमियोस्मोसिस रिक्वायरमेंट फॉर ATP फॉर्मेशन। केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस में बेसिकली केमियोस्मोसिस इसमें ATP फॉर्मेशन में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। पहला है मेम्ब्रेन, वही हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन महान वाली हो गई। दूसरा है प्रोटॉन पंप हो गया। प्रोटॉन ग्रेडियंट हो गया। अब ATPase भी हो गया। प्रोटॉन पंप क्या था हमारा, जब प्रोटॉन को अंदर लेके आ रहा था, जो हमारा H कैरियर था, मॉलिक्यूल बन के अंदर लेके आ रहा था, वही। तो F है एनर्जी इज़ यूज्ड टू पंप प्रोटॉन्स। जो एनर्जी जो बेसिकली यूज़ होती है प्रोटॉन्स को ले पंप करने अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ ग्रेडियंट, जो ताकि ग्रेडियंट बन सके दोबारा। कौन सा, ल्यूमन के अंदर दोबारा H+ ज़्यादा हो जाए और स्ट्रोमा साइड पे कम हो जाए। दैट इज़ द थिंग। अभी अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी गलती लगी वीडियो में, सो यू कैन कमेंट ऑन इट, सो आई कैन इम्प्रूव लेटर ऑन। और अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब प्लीज़।